तो आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं आरबीसी से। ब्लड में अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई पार्ट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो। यहाँ पे टाइम है नमाज। तो शुरू कर रहे हैं आरबीसी से। आरबीसी में जब हम पढ़ेंगे तो पहले एक ओवरऑल एक रिव्यू देख लेते हैं कि आरबीसी बेसिकली है क्या। तो आरबीसी क्या है, इसको हम बोलते हैं आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड एंड सी फॉर सेल। यही हो गया। तो आरबीसी क्या हुआ आपका, रेड ब्लड सेल। क्लियर है। तो अब ये रेड ब्लड सेल जो है ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमें ये जानना जरूरी है। हाँ रानी बोलो। ऑक्सीजन कैरी करता है, हाँ ठीक है। तो इस ब्लड का जो ये ब्लड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। वो क्या, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो आरबीसी के अंदर ही होती है, यानी O2, जिससे हमारी बॉडी, ये इंपॉर्टेंट गैस है, किसकी, बॉडी की, जिससे बॉडी क्या कर पाती है, फंक्शन कर पाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल है, जो कि क्या कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, ऑक्सीजन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस हो जाती है हमारी बॉडी के लिए, जिसकी हेल्प से, इस गैस की हेल्प से क्या होता है, बॉडी जो है अपनी फंक्शन परफॉर्म करती है। तो अब इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। बात कर लेते हैं तो इंट्रोडक्शन की। तो आरबीसी का जो नाम है, एक तो सिंपल हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आरबीसी। इसको हम रेड सेल के नाम से भी बोलते हैं। दूसरा, इसको रेड ब्लड कार्पोसल्स के नाम से भी बोलते हैं। तीसरा, इसको इरिथ्रोसाइट सेल्स के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या क्या लेके चल रहा है आपका, ऑक्सीजन हो गया और हीमोग्लोबिन यानी एचबी। तो एचबी का एक बेस इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले बताया था कि एचबी क्या होता है। तो हीमेटॉइड्स जो है बेसिकली वो एचबी के पार्ट में आता है, तो इसको हम हीमेटॉइड्स भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि भाई ये आरबीसी है क्या। तो आरबीसी या रेड ब्लड सेल जो है ये हमारी बॉडी का वो सेल है जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, रेड कलर में है और मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट में है, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट है। तो सिंपल सा समझ में आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट क्यों है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट इसीलिए है क्योंकि इसमें जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन की है, और ऑक्सीजन आपको हर चीज में चाहिए। कोई भी फंक्शन करना है सेल को तो एक गैस फॉर्म चाहिए, वो गैस फॉर्म क्या है, हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन है। अकरम सर माइक बाहर होने से पूछ सकता हूँ। अब बात करते हैं कि ये जो रेड है इसको ग्रीक में क्या कहते हैं, तो इरिथ्रोस कहते हैं, और साइटो को क्या बोलते हैं, हॉलो कहते हैं। तो आरबीसी क्या होता है, अंदर से हॉलो होता है, खाली होता है। भाई कोई चीज अगर पूरी फिल होगी, जो रेड सेल है वो हल्का दिखने में, ये डार्क फेज हो गया, ठीक है, और ये लाइट फेज हो गया, और जब आप देखोगे तो ये डंबल शेप में ऐसे साइड से इस तरीके का दिखेगा। तो ये क्या है, ये बीच में से एम्प्टी होता है। ये एम्प्टी क्यों होता है, ये एम्प्टी इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या जा रही है, एक तरीके की गैस, एयर, एक तरीके की एयर है ना भाई, ये O2 हवा ही तो है गैस फॉर्म में। तो इस वजह से ये एम्प्टी होता है। आरबीसी क्या होता है, एम्प्टी होता है, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब रेड ब्लड सेल के अंदर क्या है, 90% जो है, बात करते हैं 90% क्या होता है इसके अंदर, हीमोग्लोबिन होता है, जो इसको रेड कलर और इसको साथ में अटैच करने की पावर भी देता है। ठीक है। अब ये पहली बार देखा कब गया था, तो ये पहली बार देखा गया था आपका
1674 में, ठीक है, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा देखा गया था 1674 में। एंटोन ल्यूवेनहुक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था, और उन्होंने ही काफी सारी चीजें पहली बार हमारी बॉडी से रिलेटेड देखी थी। फिर इसमें और मैग्निफिकेशन आया, वो 1959 में आया, फिर और मैग्निफिकेशन आया, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी हिस्ट्री है। स्टार्टिंग जो हुई थी इसकी, आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जो देखा गया था वो 1658 में देखा गया था, जो कि एक डक्टिव बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिस्ट भी थे, यानी जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जैन स्वैंड्रम। तो उन्होंने ये देखा था 1658 में। ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ ये स्लाइड में है, आपका हिस्ट्री है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट आपका जो मेन पॉइंट शुरू होता है वो है आपका इंट्रोडक्शन फेज में, कि हम आरबीसी को अदर नेम क्या क्या बोलते हैं। तो आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, रेड सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पोशल्स भी बोलते हैं, और एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है इसका 90% कैरिंग कंसंट्रेशन होता है। इसके ये जो सेल है ये एक तरीके से एम्प्टी सेल्स होते हैं। एम्प्टी सेल्स क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर आपका एयर यानी ऑक्सीजन कैरी करना होता है, तो इस वजह से ये अंदर से हॉलो यानी एम्प्टी होते हैं। हिस्ट्री इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये है कि आप उसको एक बार रीड जरूर करें। फिर आ जाते हैं इसकी जनरल फैक्टर्स के बारे में जानने के लिए। तो इसका जो नॉर्मल काउंट है, या उसका जो शेप साइज है, उसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो ज्योमेट्री है, तो रेड सेल्स जो है हम देखते किस में है? तो स्टेनिंग फॉर्मेशन में देखते हैं। जब हमारा नॉर्मल, अगर आप रेड सेल देखोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? एक डेड सेल की स्लाइड बनाओगे। डेड सेल की स्लाइड मींस आप एक लिस्मन स्टेन की स्लाइड प्रिपेयर करोगे, थिन ब्लड फिल्म बनाओगे, उसे लिस्मन स्टेन से स्टेन करोगे, और माइक्रोस्कोप में आप उसको 10x के थ्रू फोकस करके और फिर 45x पे आप इजीली उसकी ज्योमेट्री को देख पाओगे। इसके जो फंक्शन वगैरह है, अब इसके बात करते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस में बात कर ले। जहां अगर नहीं समझ में आए तो मुझे रोक देना, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आज आरबीसी जो है वो कवर अप हो जाए। कुछ इस तरीके का दो डायग्राम है आरबीसी का। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके शेप साइज की। तो शेप जो है इसका बाइकॉन्केव, तो शेप कैसा हो गया इसका? बाइकॉन्केव, ठीक है। 5 रुपीज का कॉइन आपने देखा होगा, दैट्स द सेम शेप ऑफ द सेल। सॉरी, जो आरबीसी का शेप है वो 5 रुपए का जो पहला कॉइन जो पहले आता था, तो काफी चेंज भी हो गया, बट 5 रुपीज का जो कॉइन है साइड से थोड़ा एज उठा हुआ रहता है और अंदर थोड़ा सा दबा हुआ सा एक पोर्शन रहता है, तो उस तरीके का इसका शेप होता है, उसको हम बोलते हैं बाइकॉन्केव शेप। साइज की बात करें इसकी, तो इसकी जो पूरा ये डायमीटर है वो होता है आपका 7.2। अब 7.2 क्या है? 7.2 नैनोमीटर। हमेशा याद रखना है कि हमें यूनिट जो हम लिख रहे हैं वो यूनिट याद रखने वाली है। सर इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया क्या?
आगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो इसका जो आपका पूरा डायमीटर हो गया वो 7.2 नैनोमीटर का डायमीटर हो गया। थिकनेस की बात करें, थिकनेस मींस कि ये कितना मोटा है, तो थिकनेस की बात करें तो 2 माइक्रोन मीटर, या माइक्रोन, ये सिंबल होता है इसके माइक्रोन का, तो याद रखना है 2 माइक्रोन मीटर। नैनोमीटर मींस आपका, सॉरी मिस्टेक, इस डायमीटर भी इनका माइक्रोन मीटर में ही है और हाइट लेंथ भी इसकी माइक्रोन मीटर में ही है। तो 7 माइक्रोन मीटर आपका लेंथ हो गया और 2 माइक्रोन मीटर इसका क्या हुआ, वृत्त, मोटा उसका वृत्त हो गया। थिकनेस जो है इसकी वो 2 माइक्रोन मीटर हो गई। आगे बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो है इसके अंदर जो गैस कैपेसिटी यानी ऑक्सीजन की या अदर कंपोनेंट आयरन है, फॉलिक एसिड है, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसकी बात कर लेते हो तो इसमें 87 माइक्रोन मीटर क्यूब की कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी 87 माइक्रोन मीटर क्यूब की ये अपनी कैपेसिटी लेके चल सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख जाएगा इजीली, आप अपनी पीडीएफ उसका देख सकते हैं, आपके क्लासरूम में है। अगर थोड़ा सा साइज का और इलेबोरेट कर लूं तो बीच से ये 1 माइक्रोन मीटर के आसपास होता है, और अगर हम बिल्कुल थिकनेस पे चले जाएं, मतलब बिल्कुल एज पे चले जाएं इसके, तो वहां पे ये 2.2 माइक्रोन मीटर के आसपास का मिलता है। ऑन एन एवरेज हम इसको 2 माइक्रोन मीटर लेके चलते हैं। तो ये दो इसका डायग्राम है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ बाइकॉनकेव शेप ऑफ आरबीसी, यानी ये बाइकॉनकेव शेप का एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो बाइकॉनकेव शेप का जो एडवांटेज है वो सबसे ज्यादा बढ़िया आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। क्यों आता है? अगर कोई शेप में होगा, मान लो कोई ट्रायंगुलर शेप में होगा, ठीक है, तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा गैस का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लेकिन सर्कुलर होने की वजह से, बाइकॉनकेव होने की वजह से इसकी जो मूवमेंट है गैस की वो इजीली हो जाती है। तो इसमें जो है फ्रिक्शन वगैरह नहीं आता है, कोई ज्यादा अटैचमेंट बॉडी नहीं रहती है। इसने एक ऑक्सीजन लिया, इजीली ले पाता है, ऑक्सीजन अपने पास रख पाता है और इजीली आगे पास ऑन कर पाता है। दूसरा होता है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आरबीसी जो है वो बहुत बाइकॉनकेव होने की वजह से बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। आप किसी भी शेप साइज में जल्दी से मूव अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेता है। मतलब अगर वो बाइकॉनकेव है, थोड़ा सा जैसे रबड़ बैंड है, इसको आप ऐसे समझ लो, ये रबड़ बैंड है, ये बाइकॉनकेव हो गया। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा साइड से एडजस्ट करना चाहें तो इजीली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके इंटरनल में स्पेस भी है, क्योंकि आपने पढ़ा एक एम्प्टी रहता है एक तरीके से, तो इजीली वो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा मूवमेंट के लिए। तो ये हो गया इसका एडवांटेज बाइकॉनकेव होने का। तो अब आरबीसी में जो अब ये शेप जो कि हम बोल रहे हैं कि बाइकॉनकेव शेप है, बाइकॉनकेव शेप है, ओके। तो जो शेप हम बोल रहे हैं कि ये बाइकॉनकेव शेप है, तो उसकी बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मेंटेन करता है। तो प्रोटीन जो है इसके अंदर के जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन हेल्प करता है इसको शेप को अटेन करने में। इसके अंदर एक एंटीजन भी प्रेजेंट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, आपको ब्लड ग्रुप बताता है। अब देखो, ब्लड ग्रुप हम क्या करते हैं, आरबीसी से करते हैं भाई, सेल वॉश करते हैं। याद करो इन्फेंट में मैंने बताया था कि आप सेल वॉश करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक तरीके का एंटीबॉडी भी है। तो वो एंटीबॉडी क्या बता रहा है, आपका ब्लड ग्रुप बता रहा है। ब्लड ग्रुप कौन सा बता रहा है, एबीओ टाइप का, और आरएच में पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था भाई, आरबीसी में क्या है, तो आरबीसी में क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग कर रहा है। आरबीसी क्या कर रहा है, आपका
आयरन है, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन के पार्टिकल है, आरबीसी के अंदर क्या है, प्रोटीन भी है, उसका शेप साइज क्या है, तो लेंथ में जी 7.8 माइक्रोमीटर है और विड्थ में 2.2 या 2 माइक्रोमीटर उसका लेंथ है। अंदर से क्या है, हॉलो है। हॉलो किस वजह से है, क्योंकि वो गैस कैरी करता है, उसको गैस कैरी करने के लिए स्पेस चाहिए अंदर, ठीक है। उसके बाद अब उसके बॉडी सरफेस पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, एक तरीके की एंटीबॉडीज भी होती हैं। वो एंटीबॉडीज क्या बताती हैं, ब्लड ग्रुप बताती है। कौन सा ब्लड ग्रुप बताती है, एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो बात करते हैं अब नॉर्मल रेंज की। तो नॉर्मल रेंज की, अगर आरबीसी के नॉर्मल रेंज की बात करें, आरबीसी के अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो 4.5 से 6 मिलियन तक आप नॉर्मल रेंज बोल सकते हो, या 4 मिलियन, ये हो गया मेल में, ठीक है, ये हो गया मेल में। अब बात कर लेते हैं फीमेल में, तो 4 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक। मिलियन में क्या है, तो मिलियन क्यूबिक पर एमएम, मिलियन क्यूबिक पर एमएम या मिलियन क्यूबिक एमएम आप बोलोगे। तो मेल में क्या है, 4.5 से 6 मिलियन हो गया क्यूबिक एमएम आपका आरबीसी, और 4 से 4.5 हो गया मिलियन क्यूबिक एमएम आपका फीमेल में। अब बात कर लेते हैं भाई बच्चों में कितना होता है, ठीक है। जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, या इन्फेंट का मतलब जो 1 साल से कम का है, तो उसमें क्या होता है, अप टू 6.7 मिलियन क्यूबिक एमएम। तो अगर इन्फेंट है तो कितना हुआ, 7.6 क्यूबिक, सॉरी 7.6 मिलियन क्यूबिक पर एमएम। आगे बढ़ जाते हैं, तो इतना आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो एडल्ट है उसके अंदर 4.5 से 6 मिलियन क्यूबिक एमएम है, और जो फीमेल है उसके अंदर 4 से 5.5 मिलियन क्यूबिक एमएम है, और जो चाइल्ड है वो अप टू 7.6 मिलियन क्यूबिक एमएम। इससे ज्यादा होगा तो कंडीशन है डिजीज की, और इससे कम होगा तो भी डिजीज की कंडीशन है। अनीमिया होगा तो कम हो जाएगा, और बढ़ जाएगा तो उसको क्या हो सकता है, कोई भी यानी अदर डिजीज हो सकती है। अनीमिया के केस में हमेशा जब भी अगर कोई बोलता है कि एनीमिक है, मींस कोई चीज कम हो रहा है, ठीक है। और वर्ड में याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर इरिथ्रोसाइटोसिस बोला गया यानी वो बढ़ गया है, और इरिथ्रोसाइटोपीनिया बोल दिया गया यानी लास्ट में अगर पीनिया लग गया तो वो अब कम हो रहा है, घट रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो कंपोजिशन की बात कर लेते हैं आप ब्लड की। बात करते हैं कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन में बात करें तो सबसे पहले इसका कंपोजिशन क्या है, वाटर। भाई आपको सबको पता है कि हमारे शरीर में पानी है, तो वाटर कितना हुआ, 62 कितना बोल सकते हैं, 62.9%, करेक्ट। तो 62.9% आपका वाटर हो गया। अब बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन की, तो 39% आपका क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन है। अदर कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो 2.5% अदर कंपोनेंट्स है। अदर कंपोनेंट मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या क्या हो सकता है, आपका शुगर हो सकता है। अदर कंपोनेंट में क्या क्या हो सकता है भाई, तो शुगर हो सकता है, लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे अदर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। अब एंजाइम की बात कर लें, एंजाइम भी अदर कंपोनेंट में आता है। तो एंजाइम कौन सा हो सकता है, तो इसमें कार्बोनिक एंजाइम हो सकता है, ठीक है। कैटलेज इसका एक इसके अंदर आ सकता है। आयंस की बात करें भाई, इसके अंदर आयंस भी तो होते हैं ब्लड के अंदर। तो आयंस की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक, ये सारे इसके आयंस हैं। आई थिंक बीच में नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई नहीं, आपको ये रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शंस के बारे में।
और आज जो है हम फंक्शन पे थोड़ा सा रोक देंगे, इंट्रोडक्शन से लेके फंक्शन तक का आपका स्लाइड रहेगा। फंक्शन के बाद हम कल नेक्स्ट उसका आगे और आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी इसकी, आप देख पाएंगे। तो फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है आरबीसी का वो रेस्पिरेशन जो है। जैसे ब्लड का जो फंक्शन है ना, उसमें अब क्या है, देखो हमने ब्लड के फंक्शन में पढ़ा था कि भाई वो क्या करता है, वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्ट करता है तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो अब हमने उसको और डिटेल में जा रहे हैं। तो और डिटेल में जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि भाई हर एक सेल का क्या रोल है। देखो एक ओवरऑल एक होल हो गया भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक समा इंस्टीट्यूट है, वो क्या कर रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अब वो हर एक सब्जेक्ट की डिटेलिंग है। तो ऐसे ही जो ब्लड है अभी तो एज होल पढ़ लिया हमने, अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि भाई एक एक सेल का उसमें क्या रोल है, क्या काम है। तो आरबीसी का जो फंक्शन है वो पढ़ते हैं। तो आरबीसी के फंक्शन में पहला जो फंक्शन आता है वो आता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का क्यों आ जाता है इसके अंदर, तो अगर बात करते हैं इसके आरबीसी में रेस्पिरेशन की, तो हमने क्या पढ़ा था, ये ऑक्सीजन यानी एक तरीके का गैस एक्सचेंज कर रहा है। तो रेस्पिरेशन यानी हमारा लंग्स क्या करता है, गैस को आदान प्रदान एक्सचेंज करने का काम करता है। भाई हमने सांस लिया, अब बहुत सारी एनवायरमेंट गैस है यहाँ पे, ठीक है भाई, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, पॉल्यूशन भी है, ठीक है, हो सकता है कार्बन भी कहीं से आ रही हो, ठीक है। तो ये सारी अब चीजें आई, अब मैंने सारा एक साथ अंदर ले लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे बॉडी में सारी गैस ही चली गई, कंप्लीट गैस मेरी कंप्लीट ब्लड के अंदर चली गई, हर एक पार्ट में वो गैस है, नाइट्रोजन भी गई, ऑक्सीजन भी गई, कार्बन भी गई, ठीक है। तो ये सारी तो नहीं गई, हमारी बॉडी में क्या गई, सिर्फ ऑक्सीजन गई। कैसे खाली ऑक्सीजन गई भाई, लंग्स तक तो सारी गई, नोज से, ठीक है, एक डायग्राम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वैसे ही। तो नोज से लंग्स तक एयर सैक जिसे एल्वोलाइज बोलते हैं, वहां तक तो मिक्सचर ऑफ गैसेस गई। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस से सेपरेट कैसे होगा, तो जो अंदर एल्वोलाइज हैं, जो टिश्यूज हैं, वो कुछ वो सेपरेट करेंगे। और फिर जब आप कोई सामान लेके जा रहे हो, अगर उसके अंदर कैरिंग का जो एक पोजीशन है, ठीक है, अगर मान लो वो स्टैंडिंग ऐसे इस पोजीशन में है तो आप उसको ऐसे ही पकड़ोगे, और अगर इस पोजीशन में तो आप इसे ऐसे पकड़ोगे। तो ऐसे ही आरबीसी क्या करता है, वो एक ऐसा पर्टिकुलर शेप साइज रखता है, जो कि क्या था, बाइकॉन्कुलर शेप साइज था, बाइकॉन्कुलर शेप था। तो वो उसने क्या किया, जो एयर अंदर गई, मिक्सचर ऑफ गैस गई अंदर एयर, तो उसमें से क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, उसको अटैच कर लिया। तो रेस्पिरेशन में उसका काम हो गया। अब आता है एसिड बेस बैलेंस बनाना। तो अब बॉडी में क्या है, फिल्ट्रेशन होता है, कहाँ पे होता है, तो किडनी में हमारी बॉडी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। तो ब्लड क्या कर रहा है, हमारे आरबीसी में से जो एसिडिक पार्ट है उसको क्या कर रहा है, किडनी के पास ट्रांसफर कर रहा है कि उसको फिल्टर कर सके। फिल्टर कहाँ हो रहा है, तो किडनी, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि उसमें क्या होते हैं, एक फिल्टर लगे होते हैं जिसे नेफ्रॉन्स कहा जाता है। वो मिलियंस ऑफ फिल्टर्स होते हैं हमारी किडनी में, एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। तो वो क्या है, वो नेफ्रॉन क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, वो ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, उसमें से एसिडिक पार्ट अगर ज़्यादा एसिडिक हो रहा है तो उसको रिमूव कर रहे हैं, और वो एसिडिक पार्ट क्या है, आपकी यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है। तो ये भी जो काम है वो आरबीसी के थ्रू ही होता है। विस्कोसिटी, ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो भी आरबीसी के थ्रू ही मेंटेन होती है। अब जो कलर पिगमेंट है, ठीक है, आरबीसी ऐसा भी हो सकता है भाई, डब्ल्यूबीसी क्या है, वो कलरलेस होता है। जो डब्ल्यूबीसी सेल है वो कलरलेस सेल है। तो अब आरबीसी को हम रेड कलर कैसे, हमें जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखता है, क्यों दिखता है, तो वो जो है हमारा हीमोग्लोबिन इफेक्ट की वजह से दिखाई देता है। तो आज आरबीसी में हमने पढ़ा इसका फंक्शन तक का पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। होप कि फंक्शन तक में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम हीमोलाइसिस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, और डिफरेंट एजेस पे डिफरेंट जो ब्लड रिक्वायरमेंट है या नॉर्मल रेंज है या डिजीज फैक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। हो गया बड़ी जल्दी।